इस वीडियो में हम साइंस के 6 चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसका टॉपिक है मेजरमेंट एंड मोशन। हम इसमें सीखेंगे कि मेजरमेंट क्या होता है और हम किसी भी क्वांटिटी को कैसे मेजर करते हैं। उसके बाद जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है मोशन। मोशन क्या है और ये कितने टाइप का होता है, ये भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, जिसका ये पहला पार्ट है। इसमें हम चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और इसके अगले पार्ट में हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो जरूर देखना, उसको एक बार देख लोगे तो क्वेश्चन याद करने में आसानी होगा। इससे पहले मैंने साइंस के जितने सारे वीडियोस बनाए हैं सभी एक साथ प्लेलिस्ट में एडेड है, वहाँ से जाके सारे वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पे बाकी सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मनीष और मैं इसी तरह डीएवी क्लास 6 के बच्चों के लिए वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप भी डीएवी क्लास 6 में हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम अपने डे टू डे लाइफ में जब भी कोई सामान खरीदते हैं या कोई भी सामान को सेल करते हैं तो सबसे पहले हम उसका प्रॉपर मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये लड़की कपड़ा खरीदने गई है तो शॉपकीपर पहले उस कपड़े को मेजर कर रहा है तब इसको देगा। यहाँ पे देखो, मेजर करने के लिए ये किसी स्केल का हेल्प ले रहा है या किसी मेजरिंग टेप का हेल्प ले रहा है। इस मेजरिंग टेप से क्या होता है, हम इस कपड़े का क्वांटिटी को डिसाइड कर पाते हैं। तो जब हम इसी तरीके से किसी भी चीज़ का लेंथ को मेजर करते हैं तो लेंथ हम लिखते हैं या तो मीटर में, या तो किलोमीटर में, या तो सेंटीमीटर में। अब देखो, सेंटीमीटर में कब लिखते हैं, जब लेंथ बहुत ही कम होता है तब हम सेंटीमीटर में लिखते हैं। मीटर में कब लिखते हैं, जब लेंथ कम से कम 1 मीटर का होता है। उसके बाद किलोमीटर में कब लिखते हैं, जब लेंथ कम से कम 1 किलोमीटर का होता है। 1 किलोमीटर पता ही होगा कितना होता है। जब भी हम किसी लेंथ को मेजर करेंगे तो उसके साथ में इन सारे यूनिट्स का यूज ज़रूर करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे मेजर कर रहा है और इसका मेजरमेंट आया 5, मतलब 5 मीटर, तो हमें लिखना पड़ेगा इसके साथ कि 5 मीटर ही है। अगर हम सिर्फ 5 लिख देंगे और यूनिट नहीं लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, कोई नहीं समझेगा कि ये जो मेजरमेंट है किस चीज़ का है। उसी तरीके से जब हम किसी लिक्विड को मेजर करते हैं तो हम उसका वॉल्यूम मेजर करते हैं, हम इसका लेंथ मेजर नहीं कर सकते हैं। तो क्या हम अगर इसको मेजर करके अगर हम लिखें कि 1 सेंटीमीटर मिल्क, तो क्या वो सही अमाउंट होगा? नहीं होगा। इसके लिए हमें कुछ और यूनिट का ज़रूरत पड़ता है। वो यूनिट क्या है? वो यूनिट है लीटर। हम मिल्क को लीटर में मेजर करते हैं, 1 लीटर या 2 लीटर या 3 लीटर, इस तरीके से। अगर इसका अमाउंट बहुत कम है तो हम मिलीलीटर में यूज़ करते हैं, जैसे कि 1 मिलीलीटर, 2 मिलीलीटर। दवाई के बोतल्स में देखना मिलीलीटर में क्वांटिटी लिखा होता है। मेजरमेंट को और अच्छे समझने के लिए हम थोड़ा सा पास्ट में जाएंगे। पहले जब लेंथ को मेजर करने के लिए कोई भी फिक्स्ड यूनिट नहीं था तो लोग हैंड स्पेन का यूज़ करते थे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि हर आदमी का हैंड स्पेन का लेंथ सेम नहीं होता है, जिसके कारण अगर एक सर्टेन आदमी किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को 5 हैंड स्पेन मेजर करता है तो ज़रूरी नहीं है कि सेकेंड आदमी जो होगा उसके लिए भी वो 5 हैंड स्पेन के बराबर होगा। या तो वो 5 हैंड स्पेन से ज़्यादा हो सकता है, यानी कि 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, या तो 5 हैंड स्पेन से कम हो सकता है। ये डिपेंड करेगा उसके हैंड के साइज पे। इन्हीं सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने मिलके स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा उसको डिफाइन किया। तो स्टैंडर्ड यूनिट सब चीज़ के लिए है। लेंथ के लिए है मीटर, मतलब पूरे वर्ल्ड में 1 मीटर का लेंथ फिक्स है। मतलब यहाँ पे जितना 1 मीटर का लेंथ होगा पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ 1 मीटर का लेंथ उतना ही होगा। उसी तरीके से टाइम का यूनिट है सेकंड और मास का स्टैंडर्ड यूनिट है किलोग्राम। ये सब कभी नहीं बदलता है, ये सब हमेशा फिक्स रहता है। किसी ऑब्जेक्ट के लेंथ का मेजरमेंट हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो है डायरेक्ट मेजरमेंट और दूसरा है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो पहले देखते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट में क्या होता है। इसमें हमें जो भी ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर करना है उसको हम सिंपली स्केल से अलाइन करते हैं। अलाइन कुछ ऐसे करते हैं कि ऑब्जेक्ट का एक एंड जो है स्केल के 0 पॉइंट पे हो और दूसरा एंड स्केल के जिस पॉइंट पे होगा वही उस ऑब्जेक्ट का लेंथ होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो 3 इंचेस से थोड़ा अंदर है, तो इसका मतलब हुआ कि इस ऑब्जेक्ट का लेंथ जो है 3 इंचेस से कम है। अब यहाँ पे देखो, इसका यूनिट जो है इंचेस है इस वाले स्केल का, और ये जो सेकेंड वाला स्केल है इसका यूनिट सेंटीमीटर है। 1 इंच का लेंथ देखो यहाँ से यहाँ तक होता है, लेकिन 1 सेंटीमीटर जो है यहाँ से यहाँ तक है। 1 इंचेस का लेंथ 1 सेंटीमीटर के लेंथ से ज़्यादा होता है और हम अपने हिसाब से मेजरमेंट के लिए किसी भी यूनिट का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर हम इसी फर्स्ट वाले पेन को अगर इस वाले स्केल पे रखते तो इसका लेंथ 3 इंचेस से कम की जगह कितना आ जाता है, यहाँ पे देखो
7 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता। तो इस तरीके से जो भी यूनिट हम चूज़ करेंगे उसी हिसाब से उसका मेजरमेंट का क्वांटिटी भी चेंज होगा। अगर हम दूसरे पेंसिल का लेंथ देखें तो ये भी यहाँ पे देखो 0 पे रखा गया है और दूसरा एंड इसका 16 पे इंडिकेट करता है, मतलब इस पेंसिल का लेंथ हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। और अगर मान लो ये भी जो पेन है अगर यहाँ तक आ रहा होता तो इसको भी हम लिख पाते 3 इंचेस एग्जैक्टली इस तरीके से। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ को मेजर करते हैं तो हमें बहुत सारा प्रिकॉशंस लेना पड़ता है ताकि हमारा लेंथ एक्यूरेट आए। इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है और इस बुक में भी लॉन्ग क्वेश्चन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन गिवन है, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से समझना। इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है और बुक के लॉन्ग क्वेश्चन में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो इस टॉपिक को ध्यान से समझना। पहला पॉइंट में बताया गया है, इसको पढ़ लेना। पहले पॉइंट में बताया गया है कि जब भी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करना होता है तो हमें चाहिए कि स्केल उससे एकदम अलाइन हो, मतलब दूर में हमें नहीं रखना पड़ेगा, एकदम स्केल को सटा के रखना पड़ेगा इस तरीके से। दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया है कि जब भी हम स्केल को रखते हैं तो दोनों तरफ से सेम डिस्टेंस में हमें रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो थोड़ा सा दूरी पे रखा गया है और यहाँ पे पूरा चिपका हुआ है, तो इस तरीके से हमें नहीं रखना चाहिए, ये इनकरेक्ट है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि जब भी हम स्केल को फिट करते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम 0 से ही स्टार्ट करें। मान लो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट का एक एंड, और ऑब्जेक्ट का लेंथ यहाँ तक जाता है, तो हम उस ऑब्जेक्ट का लेंथ को 8 नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 0 पे नहीं रखा हुआ था। यहाँ पे हमें 1 माइनस करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल लेंथ हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकता है, तो इसीलिए जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ को मेजर करें तो हमें चाहिए कि हम ऑब्जेक्ट को 0 पे एक एंड को रखें और दूसरा एंड जिस भी लेंथ तक जाएगा वही हमारे ऑब्जेक्ट का फाइनल लेंथ होगा। फोर्थ पॉइंट में बताया गया है कि हमें मेजरमेंट को कैसे ऑब्जर्व करना है और कैसे नहीं करना है। अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं तो जो हमें स्केल का मेजरमेंट दिखेगा कुछ यहाँ पे दिखेगा, आगे में थोड़ा सा एक्यूरेट यहाँ तक है ना, एग्जैक्ट से थोड़ा सा आगे दिखेगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ से देखें तो ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट हमें यहाँ तक दिखेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें मेजरमेंट ऑब्जर्व करना हो तो हमें पूरा वर्टिकली अपवर्ड से या वर्टिकली डाउनवर्ड से हमें देखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि हमें टूटा हुआ स्केल यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर मान लो हम टूटा हुआ स्केल यूज़ करते हैं तो एक एंड हमने यहाँ पे 1 पे रखा है और दूसरा एंड 11 पे गया है, तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का लेंथ 11 सेंटीमीटर नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे 1 पे रखा था। अगर हम टूटा हुआ स्केल यूज़ करते हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि ऑब्जेक्ट का लेंथ सही आ रहा है या नहीं। अगर 11 पे गया है और हमने यहाँ पे 1 पे रखा है तो हमें 1 माइनस करना पड़ेगा, तभी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल लेंथ आएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स में, MCQ में, तो इसको ध्यान देना। लेंथ मेजरमेंट का दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट मेथड। मान लो हमें इसका सर्कमफेरेंस मेजर करना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक धागा लेंगे, धागा को लेके हम इस तरीके से इसको चारों तरफ से राउंड करेंगे। यहाँ तक इस तरीके से हम पकड़ेंगे धागा को। जिस पॉइंट पे दोनों धागा एक दूसरे को टच करेगा वहाँ पे हम अच्छे से पकड़ के और उसको इस तरीके से लाएंगे तो हमारे सामने इस तरीके से धागा आ जाएगा। उसको हम स्केल पे जाके फिट करेंगे, स्केल पे जो भी लेंथ होगा वही इसका सर्कमफेरेंस का लेंथ हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, एक तरीके से धागे को बांध लिया है एक तरफ से और दूसरे तरफ से मेजरमेंट ले लिया है और इसको स्केल पे जाके जब रख के मेजर करेगा, धागे का लेंथ जो होगा वही उस ऑब्जेक्ट का सर्कमफेरेंस हो जाएगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है थिकनेस ऑफ ऑर्डिनरी पेपर। जो पेपर होता है ना उसका थिकनेस यानी कि उसका मोटाई कितना होता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसको याद रखना। इसका मोटाई होता है 1/10 मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर का 10वां भाग। अगर हम 1 मिलीमीटर का 10 पार्ट कर दें तो एक पार्ट जितना मोटा होगा ना उतना ही एक पेपर का थिकनेस होता है। तो 1 मिलीमीटर कितना होता है, 1 मिलीमीटर एज्यूम करो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इतना होता है। 1 सेंटीमीटर को जब हम 10 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो 1 मिलीमीटर होता है और इस एक पार्ट को जब फिर से 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1/10 मिलीमीटर होगा। तो वही थिकनेस होता है एक पेपर का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम। हम अपने डे टू डे लाइफ में जो भी काम करते हो उसको मैनेज करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि है टाइम। अगर हमें टाइम नहीं पता हो तो हम अपने काम को मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। तो टाइम को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है वो है क्लॉक। क्लॉक 3 टाइप का होता है, एक है पेंडुलम क्लॉक, दूसरा है डिजिटल क्लॉक और तीसरा है स्टॉप वॉच। पेंडुलम क्लॉक और डिजिटल क्लॉक जो है वो हमें मेनली टाइम बताता है
और ये जो स्टॉप वॉच है ये हमें ड्यूरेशन बताता है, मतलब टाइम पीरियड बताता है कि कितना समय हो गया। अगर हमें करंट टाइम देखना हो तो या तो हम पेंडुलम क्लॉक में देखेंगे या तो हम डिजिटल क्लॉक में देखेंगे। लेकिन मान लो कि 100 मीटर का रेस हो रहा है और हमें पता करना है कि एक इंसान इस छोर से अगले छोर तक कितने समय में पहुंचता है, मतलब हमें उसमें ड्यूरेशन का ज़रूरत पड़ता है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच में ड्यूरेशन बताता है, मतलब दो अलग अलग टाइम के बीच का डिस्टेंस। तो एक तो हम एक पर्टिकुलर टाइम देखेंगे तो डिजिटल क्लॉक या पेंडुलम क्लॉक से, और दो अलग अलग टाइम के बीच का डिफरेंस अगर हमें निकालना पड़े तो हम स्टॉप वॉच का यूज़ करेंगे। टाइम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि यहाँ पे डू यू नो में गिवन है, इसको पढ़ते हैं। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव नॉर्मल हार्ट्स बीट 72 बीट्स पर मिनट इज नियरली 0.84 सेकेंड्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है या MCQ में भी आ सकता है, इसको याद रखना। अगर हम एक नॉर्मल इंसान की बात करें तो उसका हार्ट बीट 72 टाइम्स 1 मिनट में धड़कता है। तो इसी को अगर हम ऐसे लिखे तो कि 72 टाइम्स, इसका मतलब हुआ कि 60 सेकेंड में धड़कता है। तो एक बार धड़कने में उसको 0.84 सेकेंड लगता है, मतलब 1 सेकेंड से भी कम। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, इसको याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है द पेंडुलम ऑफ द बिग बेन क्लॉक इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट लंदन इज़ 4 मीटर लॉन्ग। यहाँ पे एक पेंडुलम क्लॉक है लंदन में, जो पार्लियामेंट हाउस है वहाँ पे, उसका जो पेंडुलम है वो पेंडुलम 4 मीटर लंबा है, 4 मीटर लंबा है, इसका लेंथ याद रखना। इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्विंग बैक एंड फोर्थ कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। मतलब ऑसिलेशन किसको बोलते हैं, ये मोशन का टाइप है, हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेशन में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से मूव करता है बार बार ऐसे ऐसे। तो इसको एक बार ऐसे जाके ऐसे आने में कितना समय लगता है, 4 सेकेंड्स का समय लगता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, रेस्ट एंड मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, हम कैसे डिसाइड करेंगे ये हम यहाँ पे सीखेंगे। अब देखो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये हम कब कहते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम समझेंगे इसको अच्छे से। डेफिनेशन कहता है, रेस्ट का डेफिनेशन कहता है ए ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट अपने आसपास के एरिया के हिसाब से अगर अपना प्लेस चेंज नहीं कर रहा है, इधर या इधर नहीं जा रहा है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में बोलेंगे। उसी तरीके से मोशन का डेफिनेशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ़ इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इमीडिएट सराउंडिंग। मतलब एक ऑब्जेक्ट मोशन में कब कहलाएगा, जब वो अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो, मतलब यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, तो हम बोलेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है मोशन में है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक ऑब्जेक्ट एक इंसान के लिए रेस्ट में भी हो सकता है और एक इंसान के लिए वही ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है। उसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, अगर मान लो कोई एक इंसान यहाँ पे खड़ा है तो और यहाँ से ट्रेन ऐसे करके पास कर रहा है, तो इस इंसान के लिए ये जो ट्रेन है मोशन में है। लेकिन अगर उसके उल्टा हम देखें, यहाँ पे अगर मान लो कोई इंसान बैठा हुआ है और ये ट्रेन चल रही है इस तरीके से, तो ये जब बाहर देखेगा तो ये जो पोल्स हैं, ये जो ट्रीज़ हैं, ये सब ट्रीज़ उसको बैक डायरेक्शन में जाते हुए दिखेंगे। तो ये इस इंसान के लिए ये जो ट्रेन है वो रेस्ट में हो गया और ये जो ऑब्जेक्ट है बाहर का वो मोशन में हो गया। कन्फ्यूजिंग है लेकिन इसको और अच्छे से समझते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल में। यहाँ पे देखो, जब हम अर्थ पे खड़े होते हैं अर्थ पे, तो हमारे लिए क्या है, मून मोशन में है। मून हमें दिखता है घूमता हुआ अर्थ के चारों तरफ, और सन भी हमें अपने चारों तरफ घूमता हुआ दिखता है। सुबह में पूरब से आता है और पश्चिम में जाके डूब जाता है। लेकिन क्या ऐसा एक्चुअल में है? अगर हम यही चीज़ इसी तरीके से ऑब्जर्व करें, हम अगर मून पे जाके, तो हमें मून रेस्ट में दिखने लगेगा और जो अर्थ है वो मोशन में दिखने लगेगा कि अर्थ मून के चारों तरफ घूम रहा है और सन भी उसी तरीके से घूमने लगेगा। उसी तरीके से अगर हम मून को छोड़ के सन पे चले जाएं, सन पे जाने पे तो बचेंगे नहीं, फिर भी मान लो हम किसी तरीके से सन पे चले गए, सन पे अगर हम खड़े हो गए इस तरीके से, तो अर्थ और मून दोनों हमारे सन के चारों तरफ घूमता हुआ दिखेगा। इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, ये इस पर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर यानी कि देखने वाला कहाँ से देख रहा है, उसको किस पोजीशन से देख रहा है।
यहाँ पे एक और कंडीशन हो सकता है कि मान लो कोई इंसान स्पेस में है, अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बहुत सारे लोग हैं, तो मान लो स्पेस स्टेशन के लोग अगर हमें अर्थ को देखते होंगे और सन को देखते होंगे और मून को देखते होंगे, तो उनके लिए स्पेस स्टेशन जो है वो स्टैटिक हुआ, वो रेस्ट में हुआ। लेकिन अर्थ भी मोशन में हुआ, मून भी मोशन में होगा और सन भी मोशन में होगा, क्योंकि उनको ये तीनों कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ घूमता हुआ दिखाई देगा। किसके चारों तरफ? इस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ, इस छोटे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि रेस्ट में होना किसी भी ऑब्जेक्ट का या मोशन में होना इंडिपेंडेंट नहीं है, ये रिलेटिव है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में बोलेंगे तो हम किसी अदर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बोलेंगे, मतलब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। वही चीज़ यहाँ पे डू यू नो में भी बताया गया है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज दैट द सेम ऑब्जेक्ट में बी रिगार्डेड एज बीइंग एट रेस्ट बाय वन ऑब्जर्वर एंड एज बीइंग इन मोशन बाय अनदर ऑब्जर्वर। मतलब सेम ऑब्जेक्ट किसी एक ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में हो सकता है और किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए मोशन में हो सकता है। ऑब्जर्वर जो वर्ड है इसका मतलब हुआ देखने वाला। Thus, if two friends are seated near each other in a train compartment, अगर दो दोस्त एक ट्रेन कंपार्टमेंट में एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, each may think of the other as being at rest with respect to her or him। मतलब अगर दो दोस्त लोग कंपार्टमेंट में बैठे हैं तो दोनों एक दूसरे के लिए तो रेस्ट में होंगे। However, they will both be regarded as being in motion by a person standing outside the platform। लेकिन जो पर्सन प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा उसके लिए वो जो दोनों लड़के ट्रेन में बैठे हैं वो दोनों मोशन में होंगे। Thus, the decision about a given object state of rest or motion depend very much on the observer and the surrounding chosen। मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, ये कम्प्लीटली किस पे डिपेंड करता है कि हम उसका सराउंडिंग किसको चूज़ कर रहे हैं। अगर उसका सराउंडिंग ट्रेन है, उस दोनों बच्चे का सराउंडिंग सिर्फ ट्रेन है, तो ट्रेन के हिसाब से तो वो रेस्ट में हुआ, ट्रेन में तो वो मूव नहीं कर रहा है क्योंकि बैठा हुआ है। लेकिन अगर हम सराउंडिंग आउटर इन्वायरमेंट को माने तो ट्रेन जब मूव कर रहा है तो वो दोनों बच्चे भी मूव कर रहे हैं। तो एक ही ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा उसके सराउंडिंग पे। नेक्स्ट डू में एक और इंटरेस्टिंग बात बताया है। द स्टार डेट में बी अपेयर टू बी रेस्ट टू अस, जो स्टार हमें लगते हैं कि रुके हुए हैं, आर मूविंग फास्ट, वेरी फास्ट इंडीड, वो बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं। दे अपेयर सो बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस, वो हमें रुके हुए इसीलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। अब देखो इसका सबसे एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं। जब तुम ट्रेन में देखे होगे, ट्रेन में बैठे रहते होगे, तो मान लो यहाँ पे तुम्हारा विंडो है और तुम इधर से देख रहे हो, तो जो पास में कोई भी पेड़ रहता है या कोई भी पोल रहता है वो जूम एकदम भागते जाता है उधर। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा दूर तक देखोगे तो दूर का चीज़ बहुत धीरे धीरे इधर जाएगा, पीछे की तरफ छूटेगा। और भी दूर देखो, तुम आसमान में देखो, सूरज दिख रहा है या कोई बादल दिख रहा है, तो वो और भी धीरे धीरे जाएगा। लेकिन जो स्टार्स है वो तो लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, तो वो तो एकदम मूव ही करते हुए नहीं दिखाएंगे, मतलब लगेगा कि वो मूव ही नहीं कर रहा है। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। वी देयरफॉर ऑब्जर्व वेरी लिटिल और नेग्लिजिबल चेंज इन देयर पोजीशन। इसी कारण से हम स्टार्स के पोजीशन में बहुत कम या बहुत नेग्लिजिबल चेंज ऑब्जर्व कर पाते हैं। दिस वाज वन ऑफ द रीजन विच मेड एंशियंट फिलोसफर थिंक दैट अर्थ बीइंग एट रेस्ट। इसी कारण से जो पुराने फिलोसफर थे, पुराने लोग थे, वो मानते थे कि अर्थ में कोई मोशन नहीं है, अर्थ एकदम स्टैटिक है, न वो रिवॉल्व कर रहा है सन को और न ही अपने एक्सिस पे वो घूम रहा है। तो यहाँ तक हमने ठीक से समझ लिया कि मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। अब हमें देखना है कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट एक टाइप से तो मोशन नहीं करता है, अलग अलग डिफरेंट टाइप का मोशन होता है। तो पहला जो टाइप है वो है रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा है कर्विलिनियर मोशन, तीसरा है रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, फोर्थ है पेरियोडिक एंड नॉन पेरियोडिक, और फिफ्थ है ऑसिलेटरी मोशन। अब एक एक करके सारे टाइप के मोशन को समझते हैं। पहला है रेक्टिलिनियर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट एकदम सीधा डायरेक्शन में, मतलब परफेक्ट स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो हम उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। जैसे कि एक कार अगर एक नैरो पाथ पे, नैरो मतलब होता है बहुत पतला पाथ, बहुत पतला रास्ता जिसमें कार टर्न, थोड़ा सा भी टर्न नहीं ले पाए, उस रास्ते में अगर एक कार सीधा डायरेक्शन में चल रहा है तो उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। एक और एग्जांपल है, जब हम बुलेट को फायर करते हैं, गन से गोली निकलती है, तो बुलेट जो पाथ फॉलो करता है उस मोशन को भी हम रेक्टिलिनियर मोशन ही बोलेंगे क्योंकि वो पूरा स्ट्रेट डायरेक्शन में जाता है।
कुछ दूर जाके वो अपना मोशन का टाइप चेंज कर देता है, क्योंकि कुछ दूर जाके वो गोली नीचे गिर जाता है तो वो दूसरा टाइप का मोशन हो जाता है, हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद ये देखो साइकिल भी जो चला रहा है, अगर पूरा स्ट्रेट साइकिल चला है, कोई कोई सांप जैसा ऐसे ऐसे चलाता है वो नहीं, अगर पूरा स्ट्रेट साइकिल चला है तो उसको हम रेक्टिलिनियर बोलेंगे। अगर वो सीधा नहीं चला रहा है तो हम उसको रेक्टिलिनियर नहीं बोलेंगे। दूसरा टाइप है मोशन का कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मतलब होता है कि इस टाइप से कर्व बनाता हो, जैसे कि यहाँ पे देखो एक स्टोन को थ्रो किया है बच्चा तो ऐसे करके गिरा स्टोन, तो इस टाइप के मोशन को हम कर्विलिनियर मोशन बोलेंगे, इसको रेक्टिलिनियर नहीं बोलेंगे। इसके अलावा अगर हम और एग्जांपल देखें तो कोई भी खिलाड़ी जब मैदान में बॉल को थ्रो करता है तो बॉल यहाँ से थ्रो करता है, इस तरीके से जाके विकेट कीपर के पास जाके गिरता है, तो इस मोशन को भी हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। उसके बाद जो थर्ड टाइप का मोशन है वो है रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। देखो रोटेशन और रिवॉल्यूशन अच्छे से समझना, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। अगर एक ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस पे घूम रहा है तो उसको हम रोटेशन बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो अर्थ है, अपने ही एक्सिस पे घूम रहा है, अपने सेंट्रल एक्सिस पे। यहाँ पे भी देखो अपने सेंट्रल एक्सिस पे ऐसे करके घूम रहा है, तो इसको हम रोटेशन बोलेंगे। इफ़ ए ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग ऑन इट्स ऑन एक्सिस देन इट इज़ कॉल्ड रोटेशन। उसी तरीके से अगर एक ऑब्जेक्ट किसी और पॉइंट के अलोंग रोटेट कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे रिवॉल्यूशन। जैसे अर्थ हमारा दोनों मोशन करता है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन, ये तो पता ही होगा, हमने एसएसटी के चैप्टर 1 में पढ़ा था। तो यहाँ पे अर्थ रोटेशन के साथ साथ क्या कर रहा है, सूरज का भी चक्कर लगा रहा है। तो ये जो चक्कर लगा रहा है इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे कुछ होगा सन के सेंटर के पास। तो ये जो सेंटर पॉइंट है इसी के अकॉर्डिंग, इसी के अलोंग ये पूरा घूम रहा है, इस मोशन को हम बोलेंगे रिवॉल्यूशन। रोटेशन और रिवॉल्यूशन एकदम क्लियर हो गया। उसके अलावा यहाँ पे और भी एग्जांपल है, फैन जो घूमता है, फैन अपने ही एक्सिस पे ऐसे से घूमता है, इसको हम रोटेशन बोलेंगे या रिवॉल्यूशन बोलेंगे। अभी मैंने जैसे बताया उसके हिसाब से तो रोटेशन होना चाहिए। उसके बाद ये जो पॉट बर्तन बना रहा है मिट्टी का, इसका मोशन भी अगर हम देखें तो ये अपने एक्सिस पे ही घूमता है, इस तरीके से पूरा घूमता है बर्तन, तो इसको भी हम रोटेशन ही बोलेंगे, रिवॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। उसके बाद ये जो झूला है इसको ध्यान से समझो। झूला में क्या होता है, अगर हम इस झूले का मोशन देखें तो झूला रोटेशन कर रहा है, ठीक है, लेकिन झूले में जो साइड में बच्चे बैठे होते हैं उनका मोशन क्या होगा, क्या उनका भी रोटेशन होगा? नहीं, उनका जो मोशन होगा उनका मोशन रिवॉल्यूशन होगा, क्योंकि वो अपने एक्सिस पे ऐसे से नहीं घूम रहे, अपने एक्सिस पे ऐसे से नहीं घूमते हैं, वो क्या करते हैं, इस झूले के सेंटर के अलोंग ऐसे से घूमते हैं। जैसे यहाँ झूला का सेंटर है, बच्चे ऐसे करके पूरा घूमते हैं, तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, रिवॉल्यूशन बोलेंगे। रोटेशन और रिवॉल्यूशन में अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने अच्छे से समझा दिया। अब जो नेक्स्ट टाइप का मोशन है वो है पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक क्या होता है, सबसे पहले इसको देखते हैं, उसी के जस्ट अपोजिट हो जाएगा नॉन पीरियोडिक मोशन। अगर हम पीरियोडिक मोशन की बात करें तो जो अर्थ का मूवमेंट है सन के चारों तरफ जो रिवॉल्व करता है, इस मोशन को हम पीरियोडिक भी बोल सकते हैं। पीरियोडिक हम क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि अर्थ इस पोजीशन से अगर स्टार्ट करे तो एक फिक्स टाइम के बाद वापस से इसी पोजीशन पे आ जाता है। वो फिक्स टाइम क्या है, 365 डेज और 6 आवर्स, इतने समय के बाद वापस से ये इस पोजीशन पे आ जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर कोई मोशन सेम टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है तो हम उसको पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। अ मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज़ कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। सिंपल। अगर हम नॉन पीरियोडिक की बात करें तो अ मोशन विच डू नॉट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि यहाँ पे देखो प्लेयर्स का मूवमेंट, प्लेयर अपने मूवमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, प्लेयर एक रैंडम मोशन करते हैं पूरे ग्राउंड पे। लेकिन यहाँ पे क्लॉक का देखो, ये जो मिनट हैंड है और आवर हैंड है, मिनट हैंड क्या करता है, हर 1 घंटे के बाद यहाँ पे आ जाता है। उसी तरीके से आवर हैंड क्या करता है, हर 12 आवर के बाद वापस से इस पोजीशन पे आ जाता है। तो इन दोनों केस में एक ऑब्जेक्ट अपने मोशन को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के साथ रिपीट कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। और यहाँ पे प्लेयर का जो मोशन है इसको हम बोलेंगे नॉन पीरियोडिक मोशन, क्योंकि ये अपने मोशन को रिपीट नहीं करते हैं। अगला जो टाइप का मोशन है वो है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का बहुत सारा एग्जाम्पल देखे हो, जैसे कि पेंडुलम है, पेंडुलम अपने मोशन को ऐसे ऐसे कुछ इस तरीके से मोशन करता है, इस वाले मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल हो सकता है पेंडुलम, एक बच्चा जो झूला झूल रहा है वो भी ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल हुआ,
उसके बाद बेल जो है, बेल इस तरीके से घूमता है, इस तरीके से मोशन करता है, इसको भी हम ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। अगर यही ऑसिलेटरी मोशन एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता हो तो उसको हम पेरियोडिक भी बोल सकते हैं। ऑसिलेटरी तो रहेगा ही लेकिन साथ में पेरियोडिक भी होगा। जैसे कि हम देखते हैं कि पेंडुलम वाले क्लॉक में जो पेंडुलम लगा होता है एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट करता है। हमने वहाँ देखा था पार्लियामेंट ऑफ लंदन में जो क्लॉक लगा हुआ है वहाँ पे 4 सेकंड में पेंडुलम अपने मोशन को बार बार रिपीट करता है, तो उसको हम ऑसिलेटरी तो बोलेंगे ही, साथ ही साथ पेरियोडिक मोशन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोर्स। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद हम जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उसको पढ़ेंगे। तो फोर्स का डेफिनेशन क्या कहता है? अ फोर्स में बी थॉट एज अ पुश और पुल। एक फोर्स हम पुश करने को बोल सकते हैं या पुल करने को बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो एक कार्ट लगा हुआ है और उसको कुछ बच्चे पुश कर रहे हैं, तो इसको हम ये जो पुश करने के कारण इस ऑब्जेक्ट में मूवमेंट हो रहा है, इसका रीजन है कि यहाँ पे ये बच्चे फोर्स लगा रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे देखो कुछ बच्चे दरवाजे को खींच रहे हैं, खींचने का कारण क्या होगा? दरवाजे पे फोर्स लगेगा और उस फोर्स के कारण दरवाज़ा खुल जाएगा, तो इसको भी हम बोलेंगे फोर्स। पुलिंग या पुशिंग इज कॉल्ड फोर्स। यहाँ पे डू यू नो में दिया है फोर्स का इफेक्ट। फोर्स के कारण क्या क्या हो सकता है? फोर्स के कारण हम किसी भी मोशन को रोक सकते हैं, उसके बाद किसी भी रुके हुए ऑब्जेक्ट में मोशन ला सकते हैं। नेक्स्ट है चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे कि देखे होगे क्रिकेट में क्या होता है, बॉल ऐसे आता है मोशन के साथ, बैट से जब लगता है तो वो डायरेक्शन चेंज करके अलग डायरेक्शन में चला जाता है। तो हम फोर्स जब लगाते हैं विथ बैट तो क्या होता है? बॉल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट धीरे धीरे मूव कर रहा है और धीरे से हम पीछे से और फोर्स लगा दिए तो ये ऑब्जेक्ट और तेज हो जाएगा, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद फोर्स से एक और इफेक्ट हो सकता है चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि उसका साइज या शेप चेंज हो जाए। जैसे कि अगर एक वुड के ब्लॉक पे हम हैमर से फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस वुड के ब्लॉक में क्या हो सकता है? कुछ फ्रैक्चर आ सकता है या वुड का ब्लॉक टूट भी सकता है, तो उसका शेप और साइज कुछ भी चेंज हो सकता है इस तरीके से। अब आते हैं हम कीवर्ड्स पे। पहला कीवर्ड यहाँ पे कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन इस टाइप का होता है या इस टाइप का मोशन को हम कर्विलिनियर बोलते हैं। मोशन एलॉन्ग ए कर्व्ड पाथ, कर्व पाथ में है ना, इसको हम कर्विलिनियर बोलेंगे। उसके बाद फोर्स, अभी जस्ट हमने पढ़ा पुश और पुल अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट पे हम पुश करते हैं मतलब उसको धकेलते हैं या खींचते हैं तो उसको हम फोर्स बोलेंगे। उसके बाद हैंड स्पैन। हैंड स्पैन मैंने बताया था इस टाइप से हम लोग मेजर करते थे पहले। डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ थंब टू द टिप ऑफ लिटिल फिंगर इन अ स्ट्रेच्ड हैंड। जब हम स्ट्रेच करते हैं तो थंब और लिटिल फिंगर के बीच के डिस्टेंस को हम हैंड स्पैन बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन इस टाइप के मोशन को बोलते हैं, ऐसे ऐसे जो मोशन करता है। रिपीटेटिव टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मतलब होता है कि आगे पीछे जाना। टू एंड फ्रो मोशन एलॉन्ग द सेम पाथ। सेम पाथ पे ऐसे ऐसे जाता है ना जब झूला झूलता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट है पेरियोडिक मोशन। अ मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मैंने बताया था घड़ी का जो मोशन होता है और हमारे अर्थ का मोशन अराउंड द सन, ये जो है पेरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। सेम इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये अपने आप को बार बार रिपीट करता है, इसीलिए इसको हम पेरियोडिक बोलते हैं। नॉन पेरियोडिक इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। उसके बाद है फिजिकल क्वांटिटी। एनी क्वांटिटी डैट कैन बी मेजर्ड। किसी भी चीज़ को अगर हम नाप सकते हैं तो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे कि लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। मास यानी कि वजन, जिसको हम वजन जनरली बोल सकते हैं, तो वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद नेक्स्ट है रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब सीधा वाला मोशन। साइकिल अगर सीधा चलाते हैं उसको रेक्टिलिनियर बोलेंगे, सांप की तरह चलाओगे तो उसको कर्विलिनियर बोलेंगे। क्लियर? तो वही लिखा है मोशन एलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में मोशन हो रहा है तो उसको रेक्टिलिनियर बोलेंगे। नेक्स्ट है रिवॉल्यूशन। अर्थ जो सन के चारों तरफ घूमता है उसको रिवॉल्यूशन बोलेंगे। यहाँ पे याद रखना ये पेरियोडिक मोशन भी है और रिवॉल्यूशन मोशन भी है। वही लिखा है द रेपिटेटिव मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट इन विच द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन चेंजिंग। एक सेंट्रल पॉइंट के अराउंड ये ऑब्जेक्ट मोशन करता है और इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होते रहता है, इसी को हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन है रोटेशन। द रिपीटेटिव एंड नियरली सर्कुलर मोशन अराउंड एन एक्सिस इन विच द ऑब्जेक्ट अपेयर्स टू स्टे ऑन द सेम पोजीशन।
अगर एक ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस पे घूम रहा है तो वो तो रेस्ट में ही लगेगा ना, अपने सेम पोजीशन पे स्टैटिक लगेगा। तो इस टाइप के मोशन को हम बोलेंगे रोटेशन मोशन। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? द एक्सेप्टेड यूनिट ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी यूज्ड बाय डिफरेंट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे कि मैंने बताया था मीटर, लीटर, उसके बाद केजी, ये सब क्या है? ये सब है स्टैंडर्ड यूनिट। अब जल्दी से यू मस्ट नो के भी सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं। पहला पॉइंट है मेजरमेंट क्या है, उसका डेफिनेशन है मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग सम अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन स्टैंडर्ड मेजर यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। मतलब मेजरमेंट में हम बेसिकली क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। मतलब हमें पता है कि 1 मीटर इतना लंबा होता है, तो हम 1 मीटर लंबे स्केल से या 1 मीटर लंबे रॉड से क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं। तो बेसिकली वो कंपैरिजन हुआ, वही कंपैरिजन को हम मेजरमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज यूनिट दैट इज यूज्ड एंड एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंने बताया था यूनिट क्या होता है, ये जो मीटर है लेंथ का यूनिट है, उसके बाद केजी जो है मास का यूनिट है, उसके बाद लीटर वॉल्यूम का यूनिट है। ये सब यूनिट पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है। 1 मीटर हमारे यहाँ जितना है, दुनिया में किसी भी कंट्री में चले जाओगे 1 मीटर उतना ही होगा। तो ये सब स्टैंडर्ड यूनिट है। वही चीज़ नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है द स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर 3 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज लेंथ, मास, टाइम आर द मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। मतलब लेंथ का यूनिट है मीटर, उसके बाद मास का यूनिट है किलोग्राम और टाइम का यूनिट है सेकेंड। ये सब स्टैंडर्ड यूनिट है। नेक्स्ट पॉइंट है मोशन के बारे में। मोशन क्या होता है? मोशन इम्प्लाइज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विथ टाइम। मतलब मोशन कब हम बोलेंगे? जब एक ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो। मतलब ये सराउंडिंग है उसका, और एक ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से चलकर यहाँ चले गया सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो हम उसको बोलेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन में है। नेक्स्ट पॉइंट है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। सीधे लाइन में जो मोशन होता है उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। उसके बाद लिखा है मोशन अलोंग कर्व्ड पाथ इज नोन एज कर्विलिनियर मोशन। 2 बार हमने पढ़ लिया है। इस टाइप के मोशन या इस टाइप के मोशन को हम कर्विलिनियर मोशन बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सर्कुलर मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कल के सर्कमफेरेंस के अलोंग ऐसे ऐसे करके मूव कर रहा है तो इसको हम सर्कुलर मोशन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन रोटेशनल मोशन एन ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन मूविंग राउंड एंड राउंड अबाउट सम डेफिनाइट एक्सिस विदाउट चेंजिंग इट्स प्लेस। रोटेशनल मोशन में क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस पे गोल गोल घूमते जाता है लेकिन अपना पोजीशन चेंज नहीं करता, इसी को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन में क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट चेंजिंग इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली एंड यूजुअली फॉलोइंग नियरली सर्कुलर पाथ। रिवॉल्यूशन में क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमते रहता है, मतलब इसका पोजीशन चेंज होते रहता है। रोटेशन में इसका पोजीशन चेंज नहीं होता है, लेकिन रिवॉल्यूशन में इसका पोजीशन चेंज होता है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है ए मोशन विच रेगुलरली रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ पीरियोडिक मोशन। एक फिक्स टाइम के बाद जो मोशन अपने आप को रिपीट करे उसको हम पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन मतलब झूला वाला जो मोशन होता है। एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अलोंग द सेम पाथ। ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है? टू एंड फ्रो इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट है अ फोर्स में बी थॉट एज पुश और पुल। ये तो हमने पढ़ा, फोर्स किसको बोलते हैं? पुश करने को या पुल करने को फोर्स कहते हैं। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया। सारे टॉपिक्स को हमने बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लोर किया। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा, सब कुछ अच्छे समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो।